डियर स्टूडेंट, हमारे सिद्धार्थ आंदोलन चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ है। आइए इस पेपर को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसके आंसर सहित, और निश्चित तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके आ सकते हैं इस वर्ष भी। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ सिलेबस से रिमूव कर दिए गए टॉपिक होते हैं, तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है 180 ग्राम, ये बिलियंस है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, देखिए 10 ग्राम होगा। जल में मोलों की संख्या 10 होगा, ये पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या n बराबर होता है W/m, और W की मात्रा 180 है, बटे मोलर द्रव्यमान जल का 18 होता है, तो 180 में जब 18 का भाग देंगे तो 10 आएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। अब एक का देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 4 विकल्प है, 4 विकल्प में दूसरा वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती हैं, वो है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करके 2 HCl बना रहे हैं। घ का देखिए, फार्मेलिन जलीय विलयन है। देखिए, फार्मेलिन जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है कि फार्मेल्डिहाइड की अधिक जलीय विलयन, फार्मेलिन जो है ना, फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन को ही कहा जाता है, तो इस सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 40% जो है उसमें फार्मेल्डिहाइड की मात्रा होती है वाटर में, तो इस सेकंड वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न अगले देखिए, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक होता है, ये आपका फोर्थ वाला विकल्प राइट हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग एमाइड से एमीन बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं किसी भी एमाइड पर, तो हमें एमीन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक एमाइड लिया है, एसिड एमाइड, अब इस पर ब्रोमीन की क्रिया करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4 मात्रा ले लिया गया है। अब 2 kBr इसमें से देखिए निकल जा रहा है, बाकी पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा, प्लस आपका एमीन बन जाएगा RnH2, और वाटर निकल जाएगा। अब ये चौक दिया, ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। देखिए, एल्डिहाइड या ग्लूकोज, एल्डिहाइड RCHO को बोलते हैं, RCHO। जब टालन रिजेंट Ag2O की अभिक्रिया कराते हैं तो यह रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है और जो है कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाता है। देखिए, जो Ag2 है डायरेक्ट 2Ag में रजत दर्पण में अवक्षेपित हो जाता है। प्रश्न दूसरा का ये जो है रिमूव कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। ये देखिए, विलयन वाला चैप्टर से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल का ये देखिए फार्मूला दिया है कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ग्लिसरॉल के मोल अंश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जल का मोल अंश निकालेंगे, फिर ग्लिसरॉल के पहले जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे, इसके बाद तो ग्लिसरॉल के मोल अंश गणना कर लिया जाए। तो इसमें ग्लिसरॉल का पहले द्रव्यमान जो दिया है 30 ग्राम है, तो जल का 30% है, इसलिए 30 ग्राम मान लेंगे। तो जल का द्रव्यमान 100 में से 30 घटा दीजिएगा, % का है ना, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 ग्राम आएगा। इसके बाद ग्लिसरॉल का अणु भार निकाल लीजिए, टोटल 92 ग्राम पर मोल आएगा। फिर जल का अणु भार 18 होता है। फिर इसके बाद ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W/m, यानी कि 30/92 करें, इतना आया मोलों की संख्या। फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लिए, W/m चूँकि 70/18 हो जाएगा। इसके बाद ग्लिसरॉल के मोल अंश पूछ रहा है, तो ग्लिसरॉल बटे दोनों का योग कर देंगे, ठीक है, N1 बटे N1 प्लस N2 कर देंगे। अब जोड़ करके इसको सॉल्व कर लिया जा रहा है, 0.078 आ रहा है इसका आंसर। अब देखिए, यहाँ से डेनियल सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। अब क्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का मान का कैलकुलेशन करना है, एक इक्वेशन दिया है। अब इक्वेशन में सीधे स्पष्ट हो रहा है कि आयनों की संख्या +2 है, आयनों की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर दर्शित हो रहे हैं। E0 की वैल्यू यहाँ पे 1.1 वोल्ट दे रखा है। अब इसमें डेल्टा जी का सूत्र रखें कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NF इंटू ई सेल, -NF इंटू मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल। अब सिंपली इसमें मान रखेंगे, सिंपली ये जो फार्मूला होता है इसमें सिर्फ n की वैल्यू, चूँकि आवेशों की संख्या 2 है, माइनस पहले लगेगा। फैराडे का टोटल वैल्यू 96,500 कूलम होता है, प्लस मानक इलेक्ट्रोड 1.1 है, सबका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है -122 2,12,300 जूल, इसका मान प्राप्त होगा।
प्रश्न संख्या तीसरा है, देखिए 60 की 2 से ये रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, ख वाला भी रिमूव कर दिया गया है और ग वाला देखिए उपसंयोजन संख्या ये आपके सिलेबस में है। उपसंयोजन संख्या को उदाहरण देकर के समझाइए। तो क्या होता है कि किसी भी यौगिक में जो केंद्रीय धातु होते हैं, केंद्रीय धातु से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे टेट्राएमीन कापर सेकेंड क्लोराइड, टेट्राएमीन कापर सेकेंड क्लोराइड में कापर से जो एमीन लगे हैं यानी कि अमोनिया है 4, जो कि लिगेंडों की संख्या बोलते हैं। तो केंद्रीय धातु से जो लिगेंड जुड़े होते हैं या दाता परमाणु जुड़े होते हैं उसी को उपसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन है ये घ का, ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिलेमिन से तथा ब्रोमीन जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण बताना है। देखिए जब ग्लूकोज पर हम लोग हाइड्रॉक्सिल एमिन से अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है। वहीं जब ग्लूकोज पर द्रव ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका इक्वेशन देखें। अब ये देखिए ग्लूकोज है आपका CHO CHOH 4 CH2OH, इसका लगा देंगे। अब इसमें हाइड्रॉक्सिल एमीन की क्रिया NH2OH फार्मूला होता है। क्रिया कराएंगे, देखिए वाटर बाहर निकाला जा रहा है। अब वाटर जैसे ही ये बाहर निकलेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखें अब NOH यहाँ पे बच रहा है, इससे लगा दीजिए। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज ऑक्सीजन कहलाता है। वहीं जब इस ग्लूकोज पर द्रव ब्रोमीन की अपक्रिया करा रहे हैं तो इसमें से 2HBr ये इतना निकल जा रहा है 2HBr। अब ये जो ऑक्सीजन है जाकर के इससे जुड़ रहा है और यहाँ पे एक H है, COOH हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। प्रश्न संख्या 4 का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन तथा रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग बताना है। एक अनुप्रयोग लिखना है। देखिए नर्स्ट इक्वेशन जो होता है इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू log P/R होता है और इसका उपयोग जो है ना आयन संधारण में किया जाता है या समुद्री पर्यावरण में होता है। यही आपका नर्स्ट इक्वेशन है जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव और ये इलेक्ट्रोड विभव से दर्शाया गया है। और एफ को बोलते हैं फैराडे स्थिरांक बोलते हैं, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, R गैस नियतांक होता है। चूँकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो कुछ जो चैप्टर सिलेबस से हटाए गए हैं, एक ख वाला हटा दिया गया है विषमांगी उत्प्रेरण। एक ग का देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए प्राथमिक एमीन पर जब हम लोग नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, साथ ही नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जब द्वितीयक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसो एमीन बनता है। जब तृतीयक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्राइड लौड़ बनता है। ये उसकी पहचान होती है। ये प्राथमिक एमीन है। ठीक, RnH2 चूँकि R एक है, यहाँ से एमीन से एक एल्किल परमाणु जुड़ा हुआ है तब ये प्राथमिक एमीन है। अब एमीन से 2 एल्किल परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन भी स्थापित है। 3 एल्किल परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन तीनों भी स्थापित है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है। तो इसकी पहचान यह है कि जब इस पर नाइट्रस अम्ल की इस पर कराते हैं प्राथमिक पर तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन रिमूव होगा, वाटर निकलेगा। साथ ही जब सेकेंडरी एमीन पर क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल का तो नाइट्रोसो एमीन बनता है, जिसका फार्मूला देखिए R2N.NO प्लस वाटर निकलेगा। साथ ही जब 3 डिग्री पर क्रिया कराएंगे तो नाइट्राइड लौड़ बनेगा, R3N के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा चूँकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा बाइंड करने के लिए, HNO2 इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 का एक घ वाला देखिए, DNA था RNA में अंतर पूछ रहा था। तो DNA में आप लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA की कोशिका जो है DNA ये नाभिक के गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि RNA क्या होता है, RNA कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। DNA द्विकुंडलित होता है, RNA एकल कुंडलित होता है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है जबकि RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। इस तरह से अंतर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां का क, विलयन के परासरण दाब को समझाना है। विलयन के परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। देखिए विलयन का परासरण दाब क्या है, झिल्ली में से जब किसी झिल्ली में से अर्धपारगम झिल्ली हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब किसी अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह, विलायक का विलयन की ओर प्रवाह होता है। अब इस प्रवाह को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, विलयन पर एक अतिरिक्त दाब डालेंगे
और जितना दाब डालकर उसको रोकेंगे वही हमारा पराशर दाब कहलाता है। ठीक, देखें अब ये विलायक के अणु हैं, ये विलयन है। अब विलायक के विलयन की तरफ प्रवाह को रोकने के लिए सेमी परमिएबल लगाया गया। इस पर हम विलयन पर दाब डालकर इसके प्रवाह को उधर जाने से रोक सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? पराशर दाब बराबर CLT होता है। C को हम सांद्रता बोलते हैं। C बराबर N/V भी होता है, तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब चूंकि P बराबर NRT होता है, PV बराबर NRT लिख सकते हैं इसको। अब C बराबर N/V होता है, तो यहाँ पर N/V कर देते हैं N के स्थान पे, C के स्थान पे। अब N बराबर W/M होता है, चाहे तो N के स्थान पे W/M रख के RT का गुणा कर दें, यही उसका संबंध होता है मोल द्रव्यमान और ये पराशर दाब में। ख का देख लिया है कि अपक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, इन पर प्रभावित करने वाले कारकों का जिक्र करिए। अपक्रिया का औसत वेग पूछ रहा है। देखिए, किसी भी अपक्रिया का औसत वेग सांद्रता से संबंधित होता है। औसत वेग बराबर क्या होता है? ΔC/ΔT, अर्थात किसी दिए गए निश्चित समय पर अपक्रिया का जो वेग होता है उसको हम लोग औसत वेग कहते हैं। वहीं आगे पूछ रहा है तात्क्षणिक वेग, तो किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन की दर उस क्षण पर अपक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव चिन्ह लगा सकते हैं dC/dt। अब अपक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अभिकारक की सांद्रता हो सकती है, अभिकारक की प्रकृति भी हो सकती है, तापमान हो सकता है, उत्प्रेरक होता है, सांद्रता होता है। सांद्रता में क्या होता है? सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और संक्रमण तत्वों के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, क्रोमियम का हमने बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1। अब चूंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आप सीमित करके इसका एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल देंगे ताकि ये हाफ फिल हो जाए, स्थायी हो जाए। उसी तरह कॉपर 29 का यहाँ पर देख लीजिए, ये बनाए हम। जहाँ तक संक्रमण तत्व होता है, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D पावर 1 से लेकर 10 तक बढ़ सकते हैं, यानी S2 हो सकता है। तो ये जो संक्रमण तत्व होते हैं इनमें धातु के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जो NS2 होता है 1 से 2 तक, उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आराम से धात्विक गुण ये बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को लूज करके, खो करके। दूसरा ये होता है कि संक्रमण तत्वों में रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनका जो डी सबसेल होता है ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, आंशिक भरे होते हैं, जिसके वजह से वो रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और ये परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं जो संक्रमण तत्व होते हैं। जैसे आयरन की बात करें तो कहीं +2 होता है तो कहीं +3 होता है इसकी संयोजकता। फेरिक में +3 होता है, फेरस में +2 होता है। आगे देखिए दी है कि उपसंयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी को समझाइए, इसकी सीमाओं को लिखिए। देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत होता है यह एक स्थिर वैद्युत मॉडल होता है, स्थिर वैद्युत मॉडल होता है जो धातु तथा लिगेंड के बीच बंध की प्रकृति को क्या करते हैं? बताते हैं। और यह जो है किसी भी उपसंयोजक यौगिकों में के लिए चुंबकीय गुण, उसका रंग और उसके अस्थायित्व के बारे में बताते हैं। इसको आप डिटेल में अच्छे से स्टडी कर ले, आ सकते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ जो वर्नर का सिद्धांत है उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ऊपर वाला भी और ये दोनों। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पर का रासायनिक समीकरण देने के लिए आया है कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया में क्या होता है? जब फिनाल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। साथ ही उस पर पुनः जब कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया कराएंगे एसिटिक मीडिया में तो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, और उस पर जब सांद्र HCl की क्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक इसी तरह से देखिए, राइमल-टिमन अपक्रिया, फिनाल की ऑक्सीडेशन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो कोल्बे अपक्रिया जो होती है इसको देख लें, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अब ये फिनाल है, फिनाल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, वाटर इसमें से निकालेंगे, तो यहाँ से जैसे ही H2O निकलेगा इसमें से,
तो यहाँ NaO जा कर के इस पे अटैच हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव का साइन, इस पे नेगेटिव का साइन, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस पर एसिडिक मीडिया में माने H+ और CO2 की उपस्थिति में जब इस पर क्रिया हम कराते हैं तो यहाँ का जो Na पॉजिटिव है ये रिमूव होगा और H जा कर के इससे अटैच हो जाएगा। OH तो बना लिया, साथ ही साथ ये CO देख रहे हैं ना, CO और ये Na इस साइड पर आ जाएगा, जो आपका ये पैरा पोजीशन है यहाँ पे आ जाएगा, इसको सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पे COONA जा करके अटैच हो जा रहा है। अब इस पर पुनः जैसे ही सांद्र HCl की क्रिया करा रहे हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बन जा रहा है। देखिए OH तो सेम टू सेम है, बाकी इसमें से NaCl रिमूव हुआ और AH आकर के यहाँ से अटैच होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी तरह से जो राइमल टिमन अभिक्रिया देखिए, इसमें क्या हो रहा है राइमल टिमन अभिक्रिया में, इसमें जब फिनाल पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही साथ, तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रोडक्ट में Cl रिमूव हो रहा है, एक Cl हट गया, बाकी सोडियम फिनॉक्साइड का रूप यहाँ पर देखिए ONA जाकर अटैच हो गया, बाकी इस CHCl2 इस आपके आर्थो पोजीशन पे आया। अब इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की पुनः अभिक्रिया कराएंगे तो 2NaCl ये निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये चूंकि 2 मात्रा लिया गया OH का तो OH जाकर के इस CH से 2 बार अटैच हो जाएगा। अब इस पर क्या करेंगे, इसको जब हीट कराएंगे और वाटर इसमें से निकालेंगे तो ये CHO बचेगा। इस कंडीशन में OH यहाँ पर देखिए CHO, ONA तो ऑलरेडी है प्लस CHO अटैच हो गया। अब इस पर तनु HCl की क्रिया करा रहे हैं तो देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जा रहा है। और जो फिनाल पर की ऑक्सीडेशन हो रही, तो ऑक्सीडेशन फिनाल पर कैसे होता है, फिनाल पर हम सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तो इन सब का काम यही है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, माने O2 की इस पर अभिक्रिया हो रही है। OH अब यहाँ से H2O इसमें से देखिए निकल रहा है, नीचे भी तो H जुड़ा है, तो अब जैसे ही ये निकला ये ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर अटैच हो गया बॉन्ड के साथ, ठीक। चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ना टूटने के बाद ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आके अटैच हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया O के साथ। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अगला इसमें पूछ रहा था विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, किसी भी एल्किल हैलाइड पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब धातु के एल्काक्साइड से कराते हैं, देखिए सोडियम एथॉक्साइड लिया गया है तो NaCl इसमें से रिमूव हो गया, डाई एथिल ईथर बना लिया, यह जो अभिक्रिया होती है विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। आगे इसमें पूछ रहा है कि मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। देखिए जो मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH होता है। मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पहले लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है, उसी से इसको प्राप्त करते हैं। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, उस पर हाइड्रोजन 2s2 की क्रिया कराते हैं उच्च दाब और ताप पर, तो ये मेथिल एल्कोहल CH3OH प्राप्त हो जाता है। आगे एक अभिक्रिया अथवा यहाँ पर दिया है कि एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन का रासायनिक समीकरण क्रिया विधि बताइए। देखिए जब एल्कीन का जब हम HOH यानी वाटर से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। देखिए यहाँ पे हमने एल्कीन लिया है, कोई भी एल्कीन ले लीजिए, डबल बॉन्ड उसमें लगाना होगा। अब इसमें H2O यानी HOH से क्रिया करेंगे, OH पे नेगेटिव का साइन, H पर पॉजिटिव का साइन, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकअप होगा। अब एक कार्बन को H दे दीजिए, H पॉजिटिव दे दीजिए और एक कार्बन से OH लगा दीजिए, आपका एल्कोहल बन गया। ठीक है, यही चीज़ हमसे पूछ रहा था, H यहाँ लगा दे, OH यहाँ लगा दे, 2 1 3 1 4। यहाँ पे देखिए हमने प्रोपीन लिया है, तो प्रोपीन पर हम HOH की क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक H दे दीजिए, बॉन्ड तोड़िए और OH को यहाँ दे दीजिए। तो जैसे ही OH को यहाँ दे दीजिए, मार्कोनिक आपका रूल यही बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी और वह भी डबल बॉन्ड से अटैच हुआ रहे। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, OH यहाँ दे दीजिए और H इसको दे दीजिए, तो CH3 बना लेगा, एल्केन बना लिया। यही चीज़ हमसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक द्वितीयक, दूसरा वाला प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए क्या होता है कि
जब हम लोग ल्यूकास रिजेंट जो होता है जिसको HCl प्लस ZnCl2 बोलते हैं, ल्यूकास रिजेंट की हम अपक्रिया जब 3 डिग्री एल्कोहल पर कराते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। साथ ही जो विलयन होता है विदिन अ सेकेंड तुरंत वहाँ पे धुंधलापन हो जाता है। वहीं जब 2 डिग्री एल्कोहल पर ल्यूकास रिजेंट की क्रिया कराई जाती है तो काफ़ी समय के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद विलयन टर्बिडिटी आती है और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाती है। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल के साथ जब हम ल्यूकास रिजेंट की क्रिया कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो एल्कोहलों की पहचान के लिए जो है ना ल्यूकास टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चले 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री एल्कोहल है। अगला प्रश्न संख्या ये देखिए 7 का क का पहला, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह। इलेक्ट्रॉन अपनयक का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसको बोलते हैं। क्लोरीन तो है ही भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ हालांकि खींचता है, खींचने के बावजूद भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाता है। इसका मतलब कि ये जो क्लोरीन होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड को यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कराता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आर्थो और पैरा पर जा कर के इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ाता है। अब देखिए इस फिगर में यहाँ पर किस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ये बता रहा है। अब चूंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, अब क्या करता है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को इधर दे रहा होता है। अब अनुनाद स्ट्रक्चर के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। अब ये यहाँ आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग में यहाँ आता है डबल बॉन्ड बनाता है, ये उठकर इस साइड पर आएगा। अब ये इसको बोलते हैं आर्थो। आर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखिए बढ़ गई। अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इस तरह से चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। मतलब क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर भी है यहाँ इस एरिन समूह के साथ। अब फिर अंत में यही क्लोरीन देखिए अपने उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के जैसे पहले स्थिति में था उसी तरह से पुनः चला जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि उल्टज फिटिंग अपक्रिया क्या है, सैंडमेयर अपक्रिया क्या है। उल्टज फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब हम हैलो एल्केन से कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। इसको उल्टज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। माने इसमें एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एक हाईली एल्किन एरिन लेंगे, दोनों की क्रिया कराते हैं। देखिए टॉलुइन प्राप्त होगा। अब इसमें 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl आपका 2NaCl ये प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा, बाकी आपका एक टॉलुइन प्राप्त होगा। इसी को उल्टज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। हैलो एरिन ले लिया और एल्किल हैलाइड ले लिया। दूसरा है सैंडमेयर अपक्रिया। अब सैंडमेयर अपक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी बेंजीन रिंग से जहाँ पे N2Cl अटैच होता है जिसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है, अब उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर जब क्यूप्रस क्लोराइड की हम अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सैंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ से N2 रिमूव हो जाता है आराम से इजिली ये, और N2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यही हमारी सैंडमेयर अपक्रिया होती है। अथवा में यहाँ पर दिया है कि हैलो एरिन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अनुनाद इफेक्ट पूछ रहा है। देखिए जब हैलो एरिन की हम बात करते हैं तो वही क्वेश्चन है। हैलो एरिन क्या होता है? हैलो एरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन देता है हैलो एरिन। और इसमें अनुनाद के कारण क्या होता है? अनुनाद के कारण हैलो एरिन में मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखें अब ये अनुनाद जो स्ट्रक्चर बताया गया है ये इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ऊपर या यहाँ नीचे ये आर्थो,
और ये वाला मेटा बोलता है। तो मेटा की तुलना में ये पैरा और आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर क्लोरीन जहाँ पर देख रहे हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से इसकी अनुनाद स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पूछ रहा था हेलो एल्केनो की दो धातुओं से क्रियाओं का रासायनिक समीकरण बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। धातु से पूछ रहा है इसमें भी, तो दो सोडियम धातु से दो हेलो एल्केन की क्रिया कराएंगे। इसको उल्टा जब क्रिया बोलते हैं एल्केन प्राप्त होता है, 2NaCl निकल जाएगा। वहीं जब ईथर की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम धातु से क्रिया हम एथिल ब्रोमाइड, ये भी हेलो एल्केन है, एथिल ब्रोमाइड पर कराते हैं तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसको ग्रिग्नाल्ड अभिकारक भी बोलते हैं। ख का देखिए दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एल्डिहाइड एवं कीटोनों में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन पूछ रहा है। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, जब एल्डिहाइड और एसीटोन के दो अणु मिल करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। इसमें एक एल्डिहाइड और एक एसीटोन की अपक्रिया होगी। देखें यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट लिया है एसीटोन ले लिया गया, CH3COCH3। अब यहाँ पे जो CH3 है इसमें हम CH दोनों H को नीचे की तरफ अटैच करवा दिया और यहाँ से एक स्टेल्डिहाइड ले लिया गया CH3CH2, चूँकि इस कार्बन है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है। अब यहाँ से इसको वाटर निकलवाया जा रहा है। वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ये हमारी जो है ना क्रॉस एल्डोल अपक्रिया कहलाती है। वहीं दूसरा पूछा है कि कैनिजारो अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी को हम कैनिजारो अपक्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो एल्डिहाइड के दो अणु ले लिया गया HCHO। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं, जिसमें एक कार्बन हो और साथ ही साथ उस कार्बन से एक और कार्बन अटैच हो तो उसको बोलते हैं अल्फा। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, दो कार्बन होने चाहिए तो एक ही कार्बन है यहाँ पे। तो ये हम एल्डिहाइड के दो अणु पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे तो HCOONA बनाएगा। आप देखेंगे तो इसको प्लस मेथिल एल्कोहल बना लेगा। ऑप्शनल देखिए दिया है लास्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां बताइए। देखिए प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं, एल्डिहाइड के भी ऑक्सीकरण से बनाया जाता है, टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाते हैं, नाइट्राइल के अपचयन से बना देते हैं, फिर एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन से भी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक एल्कोहल लिया गया है। प्राथमिक एल्कोहल पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक मीडिया में अपक्रिया कराने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन A देना, प्रोवाइड कराना। अब इस पर जैसे ही हम ऑक्सीजन की अपक्रिया कराते हैं तो RCOOH बनेगा, RCOOH बनेगा, साथ ही वाटर रिमूव होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जब एल्डिहाइड पे जब पुनः हम ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के प्रेजेंटेशन में तो पुनः हमें देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगला हम टॉल्यूइन से भी, टॉल्यूइन के ऑक्सीडेशन करा करके हम जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही इसकी अपक्रिया कराते हैं तो हमें पोटेशियम बेंजोएट प्रोडक्ट प्राप्त होगा, फिर HCl की इस पर अपक्रिया कराने से बेंजोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जब नाइट्राइल की अपक्रिया RC�BN नाइट्राइल पर HOH की क्रिया कराते हैं, वाटर की क्रिया कराते हैं तो एसिडेमाइड बनेगा। यहाँ का बॉन्ड आपका एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं ना आकर कार्बन से अटैच हो जाएगा और इसमें का दो हाइड्रोजन यहाँ N से अटैच होकर के NH2 बना लिया। इस पर फिर जल अपघटन कराते हैं, वाटर से क्रिया कराते हैं तो ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ अमोनिया प्राप्त होती है। फिर एसिटिल क्लोराइड देख रहा है COCl पर जब जल अपघटन HOH से क्रिया कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ HCl मिल जाता है। सो थैंक्स।